उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का दायित्व जिनके ऊपर है, ऐसे श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव एवं पोषाहार श्रीमती रीना जौहरी जी, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए महिला और बाल विकास विभाग को राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के शुभारंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इससे लाभान्वित होने वाले उन कुपोषित माताओं और बच्चों, उन परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने और स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन का सबसे अच्छा अवसर कब होता है? जब चुनौती होती है। दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने चुनौती आई थी 2020 में, मार्च 2020 से लेकर के और 2023 तक की चुनौती हमारे सामने थी, जब दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरी दुनिया की मानवता को करना पड़ा था और अच्छे अच्छे देश इसके सामने पस्त हो गए। लोग चिंतित थे, क्या होगा कोरोना का, कैसे उत्तर प्रदेश उभरेगा, कैसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाएंगे। विरासत में मिली हुई कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उभारेंगे। लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, ये कसौटी होती है किसी भी व्यक्ति की, अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। उस समय कोई विदेश छुट्टी में भाग गया था, कोई कहीं अन्य जगह गुम हो गए थे, उस समय इनका कहीं पता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया और हम 25 करोड़ जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में सफल हुए थे। यही कसौटी है और इसी कसौटी को ध्यान में रख करके ये भी प्रयास हुआ, आज जो यहां पर कार्य किया गया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी सहायिकाएं, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उनके साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो रही और साथ साथ उनके यूनिफॉर्म के लिए भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि आज उनके अकाउंट में डालने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर 555 आंगनबाड़ी केंद्र नए बने हैं। और मैं तो कहूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन हो, हर आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन हो और हमें प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, कन्वर्जन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी ताकत को हमें महसूस करना होगा। ये सच है कि पिछले 6-7 वर्षों में हमने 18,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं, लेकिन बाकी जितने बचे हैं इन सबको हम एक साथ बनाने की तैयारी करें, क्योंकि यह देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी।
अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके परिणाम भी आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुए थे 15-16 की तुलना में, जब यह 19-20 में हुए, तो इसमें जो आंकड़े आए हैं, आप आंकड़ों को नोट करेंगे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि कार्य इससे अच्छा हुआ है, लेकिन आंकड़े अभी भी कम आ रहे हैं। इसको और बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें एनीमिया का जो स्तर है बच्चों में, वह 5.1% से 1%, ये इतना, यानी इतना इसमें नियंत्रण में आया है। वह अनुभव ये करता था क्योंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी इस प्रकार के डाटा को लेकर के अक्सर विवाद होता था। जब मैं देखता था तो अलग अलग विभाग अपने डाटा को अपलोड नहीं कर रहे हैं। हमने मिशन मोड पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। परिणाम है, हर एक सेक्टर में सुधार होता हुआ दिखाई दिया। और अब भारत सरकार की साइट पर भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन आंकड़े उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का बैरियर नहीं, बल्कि भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में क्षमता, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। ये सभी कार्यक्रम केवल बाल विकास और महिला और बाल विकास विभाग का कार्य अकेले नहीं है। ये अंतर विभागीय समन्वय के साथ संभव होगा। ये अंतर विभागीय समन्वय की ताकत क्या होती है? यह ताकत हम लोगों को इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को प्रभावी नियंत्रण करने से जो परिणाम आए हैं, उसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं। याद करिए, यही सीजन हुआ करता था, यही सीजन हुआ करता था। 1 वर्ष से लेकर, अगर आप इन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, एक एक पैरामीटर को आप लागू कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र, बाल वाटिका भी बने और वहां पर हम लोग एक किचन गार्डन की भी व्यवस्था करें। व्यवस्था हो, हमें उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम उस अभियान के साथ जुड़े, एक मॉडल बना के देखें। और मैं तो विभाग से कहूंगा कि स्वस्थ बच्चों की 1 से लेकर, यानी 3 से लेकर 5 वर्ष के, 1 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए। कौन बच्चा स्वस्थ है, स्वास्थ्य के मानक क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करते हुए, और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जहां स्वस्थ बच्चे हो, जिस परिवार में हो, उस परिवार की माता को भी और उससे जुड़ी हुई आंगनबाड़ी को भी सम्मान दीजिए। आप अलग से उसको इंसेंटिव दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन करिए। साल में 2 बार इस कार्यक्रम को करिए, या नहीं तो इस जो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर मास को पोषण मास के रूप में, राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में आगे बढ़ाया है, इसी मास में इस प्रतियोगिता को करवा करके उन्हें सम्मानित करने का काम करना चाहिए। ये बड़ा अभियान होगा, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उन सभी पैरामीटर को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें और लक्ष्य निर्धारित कर भारत की संकल्पना को साकार करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए इन मासूम बच्चों को, जो कुपोषित हैं, जो माताएं कुपोषित हैं, जो किशोरी कन्याएं एनीमिया से प्रभावित हैं, उन सभी को हमें स्वस्थ बनाना है। तभी एक समृद्ध भारत की संकल्पना साकार होगी और 2047 में विकसित भारत का इस सपना साकार होगा। और विकसित भारत का सपना साकार होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी। उस भारत के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। आज के इस अवसर पर
पोषण माह कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति, विभाग के प्रति और इससे लाभान्वित होने वाले सभी जितने भी परिवारजन हैं उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।